चलिए ठीक है, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक है, 118। जी, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम फॉर टेक्निक विच यूज इमेज दैट आर ऑफन मोर इवोकेटिव देन वर्ड्स। ठीक है, ये हमें तवज्जो देना है इस पर। एंड मोर प्रिसाइज एंड पोटेंट इन ट्रेजरिंग अ वाइड रेंज ऑफ एसोसिएशन एंड थिंकिंग। ठीक है, यानी ये जो हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये हमसे कह रहे हैं कि इनमें से यानी इनमें से इस टेक्निक में से बताइए, फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सी ऐसी टेक्निक है या फिर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इमेज को यूज करता है। और वो क्यों यूज करता है? क्योंकि वो इमेज वर्ड से ज्यादा चीजों को क्लियर तरीके से बताते हैं। ठीक है, मोर इवोकेटिव। ठीक है, यानी बहुत क्लियर तरीके से वो इमेज को इस वजह से यूज करता है क्योंकि वो इमेज बोले हुए लफ्ज से ज्यादा क्लियर तरीके से चीजों को वाजे करते हैं। एंड वो टेक्निक क्या है? मोर प्रिसाइज एंड यानी टू द पॉइंट है और जबरदस्त होती है थिंकिंग एंड एसोसिएशन को हरकत करने में। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि इसमें से जो भी ऑप्शन होगा, ठीक है, कह रहे हैं कि वो, जैसे कि हम लोग अगर कोई चीज बताते हैं, एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कोई चीज बताता हूँ, ठीक है, ये मेरा वर्ड्स हो गया, आपको वो क्लियर नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो डायग्राम को यूज करता है या फिर इमेज को यूज करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, अगर वो चीजें आप प्रैक्टिकली देख लेते हैं तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो इनमें से क्या होगा इसका ऑप्शन? ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, स्टोरी बोर्डिंग या सिनेप्टिक। माइंड मैपिंग। जी ठीक है। ऑप्शन बी सर। जी जी, बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि देखिए माइंड मैपिंग, ठीक है, माइंड मैपिंग इसका जो लफ्ज है, जैसे इसका माना क्या, माइंड मीन्स दिमाग, यानी दिमाग में एक मैप बना लेना, ठीक है, यानी एक नक्शा बना लेना। माइंड मैपिंग को दो तीन वजहों में अगर देखा जाए, जो दो तीन तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। एक ये है कि मतलब जब हम बच्चों के सामने चीजों को कलरफुल या डायग्राम वगैरह की शक्ल में बनाकर चीजों को प्रेजेंट कर देते हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो कहीं ना कहीं वो हमारे कहे हुए लफ्ज से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम से चीजों को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि माइंड मैपिंग एक ऐसी टीचिंग होती है जहां पर आपका एक वाइड रेंज होता है, यानी आपकी जो थिंकिंग होती है, आपका जो जहन होता है, एक बिल्कुल कुशादा खुला हुआ होता है। आपको जो कुछ करना होगा, एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक सेमिनार करवाना है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एक सेंट्रल आइडिया हो गया। ठीक है, एक ये आपका एक बीच का यानी ये सेंट्रल आइडिया हो गया। फिर इससे रिलेटेड आप बहुत सारे मैप बनाएंगे। ठीक है, मैप का मतलब ये है कि यानी आपको बहुत सारे आइडियाज आएंगे कि सेमिनार में मुझे किस तरीके से डिस्कशन करना है, सेमिनार को मुझे किस तरीके से क्या करना है, इवेलुएट करना है, या सेमिनार को मुझे किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, इसमें क्या लगेगा, कौन से टीचर आएंगे, क्या क्या, ये सारी चीजें, यानी मेरा एक सेंट्रल आइडिया ये सेमिनार है। ठीक है, फिर सेमिनार से रिलेटेड क्या क्या चीजें होंगी उसका मैं अपने जहन में एक नक्शा तैयार करूंगा, एक खाका तैयार कर एक हम लोग तैयार करते हैं। लिहाजा आप लोग देखेंगे अगर कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, उसका क्या बनता है, एक बैनर बनता है। और बैनर किस शक्ल से बनता है, यानी पहले उसका एक नक्शा तैयार किया जाता है, एक मैप तैयार किया जाता है, तब वो लोगों के सामने क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें टीचर हमें क्या देता है, एक टॉपिक देता है, ठीक है, बस इसमें क्या है कि हमारे वो हमसे कहता है कि आपको इस टॉपिक पर जो आइडियाज आपके जहन में आ रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, आप उसको बताइए। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये हमारा क्या होता है, कभी कभी जो हम सोचते हैं वो हमारा निगेटिविटी पर भी दलालत करता है और वो पॉजिटिव वे में भी जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमें टीचर ने कोई टॉपिक दिया, उसके ताल्लुक से हमने ये सोचा और उसका मतलब टीचर के लिहाज से उल्टा हो गया। ठीक है, यानी हम कुछ जो समझ रहे हैं वो उल्टा हो गया। और ये इसको हम लोग पढ़ते हैं आगे यहाँ पर। देखिए, माइंड मैपिंग इज अ डायग्राम दैट इज यूज्ड टू विजुअली आउटलाइन इंफॉर्मेशन, यानी जो विजुअली तौर पर क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को आपको दिखाएगा। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइंड मैप इज अ लार्ज ब्रेनस्टॉर्मिंग वेब वेयर अ सेंट्रल वर्ड या आइडियाज ब्रेंच आउट। ठीक है, ये ब्रेंच आउट इनटू द रिलेटेड सब्जेक्ट। तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे माइंड मैपिंग क्या होती है कि हमारे पास एक सेंट्रल आइडियाज होते हैं, ठीक है, एक सेंट्रल आइडिया होता है जिसके ताल्लुक से हम मैप बनाते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, अब यही है, ये माइंड मैप है। अब मैं आपको इस डायग्राम के जरिए समझा दूंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर वही मैं सिर्फ बोलता कि ये लफ्ज है, इसके ताल्लुक से ये होगा, ये होगा, ये होगा, कहीं ना कहीं वो चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होती, लेकिन डायग्राम की शक्ल में चीजें आपको क्लियर हो जाती है क्योंकि आप प्रैक्टिकली वो चीजें देख लेते हैं। जैसे देखिए, आपका एक सेंट्रल आइडिया हो गया यानी टीचिंग प्लान। ठीक है, कि यानी आप टीचिंग को किस तरीके, मतलब टीचिंग को आप कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। जैसे मुझे टीचिंग करना, ये मेरा टीचिंग प्लान है, तो मैं अपने जहन में ये माइंड मैप बनाऊंगा कि मुझे क्या क्या करना है, मुझे इसके अंदर इवेल्युएशन करना है, मुझे इसके अंदर प्रिपरेशन करनी
पड़ेगी, मुझे रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे, ठीक है, मेरे इसका क्या ऑब्जेक्टिव मैं बनाऊंगा, एक्टिविटीज किस तरीके से मैं बच्चों को कराऊंगा, डिटेल्स में मुझे क्या करना होगा और असेसमेंट किस तरीके से करूंगा। ये एक मेरा माइंड मैप हो गया। फिर उसमें से भी हम माइंड मैप बनाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि इवेल्युएशन, ठीक है, तो जैसे पढ़ाने के बाद हम जो बच्चों का इवेल्युएशन करेंगे तो उसमें हम फिर ये सोचेंगे कौन सा टेस्ट लगाकर हम बच्चों का यहाँ पर इवेल्युएशन करें, समेटिव टेस्ट लगाएंगे या ये हम फॉर्मेटिव टेस्ट लगाएंगे, कौन सा टेस्ट लगाकर बच्चों का हम इवेल्युएशन करेंगे। प्रिपरेशन है, जैसे प्रिपरेशन में यहाँ पर आपको दिया किस तरीके से मैं बच्चों की प्रिपरेशन कराऊंगा, प्रोजेक्टर के जरिए, कंप्यूटर के जरिए या माइंड मैप के जरिए। इसी तरीके से असेसमेंट में दिया मैं बच्चों को किस तरीके से एसेस करूंगा, यानी किस तरीके से उनकी इंप्रूवमेंट मैं करूंगा, डिस्कशन के जरिए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के जरिए, टेस्टिंग के जरिए। तो यानी ये सारी चीजें हैं, बस ये समझना है कि हम लोग क्या करते हैं। हमारे पास एक सेंट्रल आइडियाज होते हैं, एक आइडियाज बोल रहा हूँ, एक सेंट्रल आइडिया होता है जिसके ताल्लुक से हम जो काम करना चाहते हैं उसका एक नक्शा हम अपने जहन में बना लेते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, माइंड मैप। जिसको यहाँ पर इसने ये कह दिया है कि ये जो चीजें होती ये वर्ड से ज्यादा क्लियर होती है, वर्ड से ज्यादा चीजों को हमें क्लियर तरीके से माइंड मैप क्या करता है, हमें बताता है, ठीक है। माइंड मैप समझ में आ गया? जी जी राइट। सर। जी ठीक है। देखिए इसी तरीके से हमारा जो ये होता है, एक होता है हमारा सिनेप्टिक, ठीक है, जो वहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये क्या इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी दैट स्टिमुलेट थॉट प्रोसेस ऑफ विच द सब्जेक्ट में बी अनअवेयर, दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय द गॉर्जिन यम। तो कह रहे हैं कि ये जो सिनेप्टिक है ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, ठीक है, ये तरीका है। ये हमें क्यों बताता है, यानी जिस सब्जेक्ट के बारे में, जिस चीज के बारे में हम अवेयर होते हैं, यानी हमें नहीं मालूम होता, तो उस पे एक तरीके से हमें सोचने की, थिंकिंग की एक तरीके से क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, हमें हरकत करता है, ताकि उन चीजों के बारे में हम जाने, उन चीजों के बारे में हम पढ़ें और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। ये सिंपल चीज है, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्टोरी बोर्ड होता है ये क्या होता है, क्योंकि देखिए मिलता जुलता ऑप्शन इस वजह से इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका, जैसे यहाँ पर स्केच बनाए हुआ रस्म निगारी की गई है, ठीक है। ये क्या है, जैसे जब कोई भी फिल्म बनती है, कोई भी सीरियल बनता है, ठीक है, उसका जो डायरेक्टर होता है जब वो अदाकार को चुनता है तो अदाकार को वो किस वजह से चुनेगा या किस तरीके से चुनेगा और किस बेस पे चुनेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कोई स्क्रिप्ट लिखी है और हम सोच रहे हैं कि हम इस पर एक तरीके से ड्रामा करवाएं, तो हम अगर किसी को वहां पर चुनने जाएंगे कि भाई हम आपको किरदार के लिए लेना चाहते हैं, तो वो तो हमसे पूछेगा ना कि आपकी स्क्रिप्ट कैसी है, आप किस तरीके से करवाना चाहेंगे, किस तरीके से मैं एक्शन करूंगा। तो स्टोरी बोर्ड में क्या होता है कि यानी फाइनल स्टेज पे आने से पहले जो डायरेक्टर होता है वो क्या करता है, रस्म निगारी पहले कर लेता है एक्टर की, और जो उसको जो सीन चाहिए, जैसे गाड़ी चलाने वाली सीन है जो इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, या फिर हीरो जो है वो गाड़ी को किस तरीके से उठाएगा फिल्म सीन के अंदर, ठीक है, या फिर उसका जो फेस होगा किस तरीके से वो जो हेलमेट होता है क्या लगाएगा क्या नहीं लगाएगा, ये सारी चीजें यानी पहले से डिजाइन कर दी जाती हैं, ठीक है। फिर इसी बेस पर जो हमारा वो एक तरीके से डायरेक्टर होता है, जो कैमरा मैन होते हैं, वो इस तरीके से क्या करते हैं, फिल्म की वो करते हैं, शूटिंग करते हैं, ठीक है। यानी पहले से रस्म निगारी की शक्ल में, स्टोरी बोर्ड में क्या होता है, रस्म निगारी की शक्ल में या एनिमेशन की शक्ल में वो चीजें एक लोकल तौर पर बनाकर रख ली जाती हैं, दिखाने के लिए कि यही यही किरदार होगा, इस तरीके से आपको ये लिबास पहनना होगा, मतलब इस तरीके की हमें वो चाहिए, ठीक है, थीम चाहिए। वो वही कह रहे हैं कि इज अ ग्राफिक ऑर्गेनाइजर दैट कंसिस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन और इमेज डिस्प्ले इन अ सीक्वेंस फॉर पर्पस ऑफ प्री विजुअलाइज, ठीक है। प्री विजुअलाइज का मतलब क्या, यानी फाइनल स्टेज पर आने से पहले, शूटिंग होने से पहले ही ये सारी चीजें होती है, तब जाकर किरदारों को चुना जाता है, जो एक्टर्स होते हैं, जो हीरोइंस होती हैं, जो हीरो होते हैं, उनको ये चीजें बताई जाती हैं कि इस तरीके का किरदार आपको करना पड़ेगा। तो वो तो नहीं समझ पाएंगे, तो उनको क्या करता है डायरेक्टर, क्या करता है, पहले उसकी रस्म निगारी करवाता है, यानी उसको पहले बनाता है, ठीक है, फिर बनाकर उसको दिखाएगा कि यही शक्ल होगी। अब मोटेशन पिक्चर, यानी जिसको हम लोग नरेशन बोलते हैं, जो हरकत करता है, एनिमेशन उसी को बोलते हैं। या इंटरएक्टिव मीडिया सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस ये सारी चीजें आती है। जैसे यहाँ पर देखिए सीक्वेंस भी लिखा हुआ 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ठीक है, यानी पहले ये वाली चीजें आएंगी, फिर ये आएंगी, फिर ये आएंगी। जैसे फिल्म वगैरह की जो शूटिंग होती है, सीरियल वगैरह की, वो स्टेप बाय स्टेप शूट करते हैं, फिर उसके बाद उसको मिलाते हैं। तो उसमें क्या है कि कोई भी स्क्रिप्ट अगर लिखी जाती है तो उसकी एक लोकल कॉपी इस तरीके से पहले बनाकर रखी जाती है अदाकारों को चुनने के लिए। उनको ये दिखाया जाता है कि आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, ऐसा लिबास पहनना पड़ेगा, ऐसी चीजें होंगी, ये सारी चीजें इसके अंदर स्टोरी बोर्ड के अंदर होती हैं, ये फिल्म के अंदर यूज की जाती हैं, ठीक है। समझ में आ गया? जी सर। जी सर। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 190। ये सीबीसीएस के ताल्लुक से क्वेश्चन है, सीबीसीएस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू चूज कोर्स फ्रॉम। तो ये मेरे ख्याल से ये वही क्वेश्चन है जो कल आ गया था, तो इसका आंसर आप लोग करें, ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सर। ACE।
हाँ ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सही। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब ये अभी तक हम लोग ये टीचर की कॉम्पिटेंसी से क्वेश्चन पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में पूछ लिया गया, उसके डिस्क्रिप्शन यानी खुसूसियत के साथ पूछ लिया गया है। अब यहाँ पर कौन सी कॉम्पिटेंसी पूछी गई? बिहेवियर कॉम्पिटेंसी। तो आप लोगों ने बिहेवियर कॉम्पिटेंसी में जो कुछ भी लिखा है, अगर उसमें से ये लफ्ज आपको नहीं मिल रहा हो यानी आपने नहीं लिखा होगा, तो आप लोग यहाँ से निकाल कर वो लफ्ज अपनी कॉपी पर ऐड कर लें बिहेवियर कॉम्पिटेंसी के अंदर, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चरिंग, क्योंकि देखिए कम्युनिकेट करने में ही इंस्ट्रक्शन आते हैं। इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है उसके अंदर कम्युनिकेटिंग यानी हम कह सकते हैं बातचीत तो होती है, लेकिन लफ्जों को यहाँ पर अलग कर दिया गया है, उसकी खुसूसियात आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, आपको डिलीवर कर रहा है, नॉलेज डिलीवर कर रहा है, यानी एक तरीके से लेक्चर दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर कम्युनिकेटिंग यानी टीचर स्टूडेंट के दरमियान बातचीत हो रही है। यहाँ पर मैनेजिंग का मामला यानी क्लासरूम को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। और उसके बाद मैनेज में एक तरीके से एक्टिविटीज वगैरह आती है, यानी क्लासरूम की जो एक्टिविटीज होती है उसको किस तरीके से टीचर मैनेज कर रहा है, ये टीचर की सब बिहेवियर कॉम्पिटेंसी में आएगा। मॉनिटरिंग में यानी क्लासरूम को आप किस तरीके से मॉनिटर कर रहे हो, ये क्या है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि लफ्ज बहुत इजी तरीके से सर लिखे हुए हैं, आप आसानी से पकड़ सकते हैं इसको। जी सर ऑप्शन 3। जी, आपने सही बताया है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए अगर हम देखते हैं इसको इंस्ट्रक्शनिंग, ठीक है, इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि लेक्चर यानी लेक्चर लर्नर सेंटर, ये टीचर सेंटर, टीचर हमें इसमें क्या देता है, लेक्चर देता है। तो ये वही कह रहे हैं कि ए को अगर हम 3 से मिलाते हैं, यूजिंग मेथड एंड एक्टिविटीज बाय टीचर टू प्रमोट लर्निंग, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये मेथड या एक्टिविटीज जो टीचर के जरिए यूज की जाती है वो क्या करता है, लर्निंग को प्रमोट करता है, लर्निंग को बढ़ाता है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, अगर आप बी को वी से यानी 4 से मैच करते तब भी आपका ये जो आंसर है वो निकल सकता था। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर हमें मालूम है कि हम जो आइडियाज को या फिर जो लफ्जों का यूज करते हैं वो वर्बली यूज करते हैं या फिर नॉन वर्बल यूज करते हैं। वर्बल का मतलब जो शब्दों में हम बोल रहे हैं, जो वर्डों में मैं आपको बोल रहा हूँ, नॉन वर्बल वो मतलब उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं जिसके अंदर हम वर्डों के साथ साथ हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, जेस्चर, इशारा या किनाया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बी को 4 से सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है यानी ऑप्शन नंबर 3 में, तो इस वजह से भी हमारा आंसर निकल सकता था। कह रहे हैं ट्रांसमिटिंग थॉट एंड आइडियाज वर्बली एंड नॉन वर्बली। तो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा कीवर्ड यहाँ पर वर्बली एंड नॉन वर्बली जो था वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यहाँ पर दिया हुआ था। फिर उसके बाद सी को आप 1 से मैच करें, मैनेजिंग। मैनेजिंग में क्या, ऑप्टिमाइजिंग ऑन टास्क एंड मिनिमाइजिंग ऑफ टास्क एक्टिविटीज। ऑन टास्क एक्टिविटीज का मतलब ये है कि यानी जो एक्टिविटीज टीचर हमें देता है हमें उस वो मतलब करके लेकर आना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मिकदार में बच्चे क्या कर रहे हैं, उस एक्टिविटीज को करके लेकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि टीचिंग ऑन टास्क एक्टिविटीज को ऑप्टिमाइज कर रहा है यानी बेहतर बना रहा है, यानी टीचर क्लासरूम को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है कि यानी लोग एक्टिविटीज करके ला रहे हैं। मिनिमाइजिंग ऑफ टास्क यानी ये वो बच्चे होते हैं जो एक्टिविटीज जो टीचर काम देता करने के लिए उसको करके नहीं लाते, तो उसको कम कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी ठीक ठाक मामला चल रहा है, क्लास का बैलेंस बराबर है। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है, वाचिंग ग्रुप्स बिहेवियर एंड पेस एक्सेट्रा एंड रिएक्टिंग क्विकली। तो देखिए जैसे हमारे क्लासरूम के अंदर क्या होता है, टीचर एक तरीके से बच्चों को भी मॉनिटर बनाता है। जैसे हर क्लासरूम में जो बच्चे थोड़ा सा मतलब तेज होते हैं, समझ वाले होते हैं, टीचर कहता है तुम क्लास के मॉनिटर हो, यानी पहले लोग क्लास के मॉनिटर से बात करते हैं, फिर वो मॉनिटर जाकर अपने टीचर से बात करता है। तो उसके अंदर हम अगर कोई चीज मॉनिटर करेंगे तो ग्रुप्स एंड बिहेवियर, ठीक है, यानी पहले वॉच करेंगे, उसको देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तब उसी हिसाब से हम अपनी कंप्लेन ले जाकर टीचर से करेंगे। वाचिंग ग्रुप्स बिहेवियर एंड पेस, तो वो क्या करेगा, ग्रुप्स का जो बिहेवियर है एंड पेस यानी उसकी जो रफ्तार है उसको देखेगा, एंड रिएक्टिंग क्विकली, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, रिएक्शन अपना देगा, ठीक है। तो ये बिहेवियर कॉम्पिटेंसी से क्वेश्चन था, बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, उसको इसको भी आप लोग जहन में रखें, ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। जी जी सर। चलिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 121, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच आर प्लेस स्पेसिफिक, टाइम स्पेसिफिक एंड पर्सन स्पेसिफिक आर सेड टू बी फॉर्मल एंड आर मतलब क्रिएटेड बाय लेट डाउन लॉ एंड प्रोसीजर। कह रहे हैं कि जो एजुकेशन का सिस्टम है, ठीक है, वो टाइम के लिहाज से, जगह के लिहाज से, पर्सन के लिहाज से वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक यानी मखसूस होते हैं। और कह रहे हैं कि उस इंस्टीट्यूशन को कहा जाता है
टू बी फॉर्मल यानी वो ऑफिशियल तौर पर बनाए जाते हैं लॉ एंड प्रोसीजर के जरिए। बस इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, यानी अगर कोई भी एजुकेशन का सिस्टम बनता है या कोई भी यूनिवर्सिटीज बनती है या इंस्टीट्यूशन बनता है, वो उसकी एक जगह खास होती है, उसका जो टाइम होता है वो सारी चीजें बनाई जाती है। पर्सन से मुराद यहाँ पर आप वाइस चांसलर वगैरह ले सकते हैं या फिर वो पर्सन ले सकते हैं जैसे कि वो यूनिवर्सिटी किस स्पेसिफिक लोगों के लिए बनाई गई। जैसे वुमेन्स की जो यूनिवर्सिटीज होती है उसके अंदर सिर्फ वुमेन्स पढ़ती हैं, ठीक है, मेन की जो होती है उसके अंदर सिर्फ लड़के पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मुराद है कहने की, अगर ऐसी चीजें बनाई जाती है तो वो लॉ एंड प्रोसीजर को फॉलो करके बनाया जाता है, कि वो पार्लियामेंट से उसके लिए नोटिस निकली है या कहाँ से निकली, ये सारी चीजें इसके अंदर है। रीजन में आपको ये कह रहे हैं कि ओपन यूनिवर्सिटीज एंड ओपन स्कूल आर एग्जांपल ऑफ अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बिकॉज दे आर क्रिएट बाय लेट डाउन प्रोसीजर। कह रहे हैं कि जो ओपन यूनिवर्सिटीज होती है जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं एंड ओपन स्कूल, ये एक एग्जांपल है फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के, क्योंकि ये भी प्रोसीजर को फॉलो करके बनाए जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ओपन यूनिवर्सिटीज एंड ओपन स्कूल ये फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है? नो सर। ऑप्शन सी सर। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए हमें मालूम है कि जो हमारा फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर, ठीक है, जहां पर हम लोग रेगुलर क्लास जाते हैं उसको हम लोग फॉर्मल बोलते हैं। डिस्टेंस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो रीजन होगा वो गलत होगा और जो असर्शन होगा वो हमारा बिल्कुल सही है। तो इस एतबार से ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। जी, क्वेश्चन नंबर है 122। ये कह रहे हैं अंडर द रूब्रिक ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया। जी ठीक है, कह रहे हैं कि ओरिएंटल लर्निंग, ओरिएंटल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओरिएंटल हमारा जिसको हम लोग ट्रेडिशनल बोल सकते हैं, ठीक है, यानी जो पुराना मेथड होता था पढ़ाने का टीचर का, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कन्वेंशनल भी बोल सकते हैं। ये तीनों नाम, ये तीनों एक ही साथ मिला जुला कर आएंगे और आपको हायर एजुकेशन में ऐसे लफ्ज बार बार मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कह रहे हैं कि अंडर द रूब्रिक ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, कहते हैं ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम की गाइडलाइन के अंदर यानी इंडिया में द रोल ऑफ लर्नर वाज कंसीडर्ड बी रिलेटिव मोर। कहते हैं जो लर्नर का रोल होता था यानी ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम, उसके अंदर जो टीचिंग लर्निंग होती थी उसके अंदर जो लर्नर का रोल होता था, क्या उसके अंदर वो लर्नर एक्टिव होते थे, पैसिव होते थे, न्यूट्रल होते थे या साइलेंट होते थे? क्या लगता है आपको? सर बी लगता साइलेंट है। है। जी क्या बताया आप लोगों ने? सर मैंने ऑप्शन बी पैसू बोला। सर साइलेंट। नहीं नहीं नहीं, इसमें बहुत बहुत ही ज्यादा डिफरेंस इसका आप लोगों ने आंसर दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि देखिए हमारी जो टीचिंग है ना इसको इस तरीके से बनाया गया है, कहते हैं इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो क्लासिफाई किया गया उसके अंदर ये किया गया है कि जो हमारी ओरिएंटल लर्निंग टीचिंग होती थी उसके अंदर जो लर्नर का रोल होता था ना वो एक्टिव होते थे, ठीक है। ये आप लोग याद रखिए, ये इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना। लर्नर जो होंगे वहां पर क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और जो हमारा अभी का ये मतलब मॉडर्न एरा जो चल रहा है इसके अंदर कहा गया है कि लर्नर जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, वो पैसिव होते हैं, टीचर जो होता है वो एक्टिव होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोगों को इस मतलब हम लोगों को बहुत सारी चीजें यूज करके पढ़ाई जाती हैं, प्रोजेक्टर, ये फिर भी हम लोग मतलब बैठे रहते हैं, नहीं समझते हैं। तो हम ये ले सकते हैं कि इस एतबार से इस एरा को हम लोगों को कहा जाए कि लर्नर जो मॉडर्न एरा में है वो क्या होते हैं, उसमें पैसिव होते हैं। और जो यहाँ पर ओरिएंटल लर्निंग होती थी ना, क्योंकि देखिए जो पहले की टीचिंग लर्निंग होती थी हमें मालूम है, जैसे हमारे भी बहुत से बड़े से उलमा अवाम या टीचर जो बड़े बड़े लेवल के होते हैं, तो वो क्या, वो लोग अपने से पढ़ते थे। टीचर उनको बस सिर्फ एक तरीके से पहले की जो ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम में जो टीचिंग होती थी, जैसे आश्रम हो गया, मंदिर हो गई, गुरुग्राम हो गया, जो सारी चीजें होती थी उसके अंदर बस सिर्फ गाइडिंग की वो चीजें होती थी, बाकी जो सब कुछ होता था वो सिर्फ लर्नर अपने से करके लेकर आते थे, ठीक है। इस वजह से कहा गया है कि उनकी जो लर्निंग होती थी यानी ओरिएंटल लर्निंग जो होती थी उसके अंदर लर्नर खुद एक्टिव होते थे, एक्टिव पार्टिसिपेशन करते थे, सारी चीजों को करके लाते थे। और आजकल की जो लर्नर है उनको सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर टीचर एक्टिव होता है कि किसी शक्ल से ये बच्चा सिलेबस मुकम्मल कर ले, लेकिन फिर भी लर्नर क्या होते हैं, पैसिव होते हैं, बैठे रहते हैं क्लासरूम में, सोते रहते हैं, काम नहीं करते हैं। तो ये आपको याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो हमारी पुरानी टीचिंग लर्निंग होती थी उसके अंदर लर्नर जो होता है वो एक्टिव होता है, और अभी का जो ये हमारा मॉडर्न एरा चल रहा है इसके अंदर ये बनाया गया है कि लर्नर जो हमारे होते हैं वो पैसिव होते हैं, ठीक है। क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन आ चुका है इस वजह से मैं सोचा आपको यहाँ पर बता दूं, तो आप लोग इसको अपने जहन में रखें। Sir, when learner will take part in the learning process, then the learner is active. जी सर मैंने बोला जब भी लर्नर स्टूडेंट जब पार्टिसिपेशन करे
पढ़ाई के दौरान, तो वो एक्टिव बनेगा, पेशु कैसे बन सकता है? मैंने क्या कहा कि इन ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम में और जो हमारा यानी कन्वेंशनल होता है और जो मॉडर्न, उसके अंदर यही क्लासिफाई किया कि वो हम सोचते हैं ना कि अगर देखिए आप करते हैं पूरी क्लासरूम के अंदर क्या है, अगर आपने किया तो आप होंगे, बाकी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन। ये हमसे क्या पूछा गया, लर्नर का रोल पूछा गया कि वो क्या होगा, यानी इसमें एक्टिव होगा, पैसिव होगा, न्यूट्रल होगा या साइलेंट होगा। तो मैंने ये बता दिया कि ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम को यही बनाया गया, कंसीडर किया गया। इसको हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं क्या उनको उस जमाने में टीचर नहीं पढ़ाता था, टीचर पैसिव होगा। ठीक है, जो एक तरीके से जो साइकोलॉजी बन गई है वो हमको वही जहन में रखना है। ठीक है, हम अपने से इसको नहीं चेंज कर सकते इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी वो तो हमें मालूम है कि हम पढ़ेंगे तो हम ही एक्टिव रहेंगे। जैसे पीएचडी लेवल का जो होता है उसमें तो हम ही पूरा एक्टिव रहते हैं, लर्नर ही पूरा रहता है, टीचर कुछ भी नहीं। तो उसमें हम टीचर को पैसिव तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि उसको कहा नहीं गया है वहां पर टीचर को। समझ में आया? यस सर, यस सर। ये क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो बना दी जाती हैं थ्योरी के जरिए, और फिर लोग बोल देते हैं जो कह दिया जाता है। और इससे हमारा क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप लोग जब हायर एजुकेशन करेंगे पीवाईक्यूज वगैरह में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं सोचा यहाँ पर बता दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल या मॉडर्न इस तरीके का लफ्ज लिखा हुआ आ जाए और वहां पर लर्नर का रोल आपसे पूछ लिया जाए कि लर्नर का रोल क्या होगा, तो आपको बस वही देखना है कि वहां पर लर्नर का रोल जो होगा, अगर ओरिएंटल होगा तो वहां पर वो एक्टिव होते थे, और वहां पर जो होगा वो मॉडर्न एरा में जो होगा वहां पर पैसिव कंसीडर किया गया है। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर है 123, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर ऑफ लर्निंग, यानी किस फैक्टर से, ठीक है, बहुत ज्यादा हम मुतासिर होते हैं, लर्निंग किस फैक्टर से बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। तो एक दिया गवर्नमेंट पॉलिसी, बी आपका मोटिवेशन, सी आपका एप्टीट्यूड जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, काबिलियत, सलाहियत, इस्तेदाद और भी बहुत सारी चीजें। एप्टीट्यूड अगर बोल दिया जाए तो यानी पूरी पर्सनालिटी आ जाती है इसके अंदर टीचर की, जो अच्छी शुमार की जाती है। इंटरेस्ट या फिजिकल फैसिलिटीज। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम पॉजिटिव को मतलब लेने की कोशिश करते हैं, जो निगेटिविटी पे दलालत करता है, जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं लर्निंग का, उसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन इजी है, सब लोग इसका आंसर देने की कोशिश करें अगर समझ में आ रहा हो। ऑप्शन सी सर, ऑप्शन नंबर सी सी। लगता है मुझे भाई, BCD। BCD बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। देखिए इन्फ्लुएंशियल फैक्टर यानी लर्निंग का, जिससे हम बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। जैसे मोटिवेशन तो एक मतलब बड़ा किरदार अदा है कि मोटिवेशन हमारे लिए अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। हम कभी कभी निगेटिव मोटिवेट हो जाते हैं, कभी कभी अच्छे वे में मोटिवेट होते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ एग्जाम हो रहा है ये एनटीए का, तो इसमें क्या है कि हमें मोटिवेट होने की जरूरत है। ठीक है, एप्टीट्यूड यानी टीचर की पर्सनालिटी, टीचर की काबिलियत, सलाहियत, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, उससे भी हम मोटिवेट होते हैं। इंटरेस्ट ये हमारा जाती शौक होता है जिससे हम मुतासिर तो रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है बी, सी एंड डी। तो इसको आप लोग बताएं इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा घुमा कर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उस दिन हम लोगों ने इस तरीके का एक क्वेश्चन किया था, लेकिन वो दूसरा था और ये क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन नंबर है 124, फॉर यूज ड्यूरिंग टीचिंग। ठीक है, कह रहे हैं कि टीचिंग करते के दौरान, टीचिंग करने के दौरान, फॉर्म द लिस्ट गिवन बिलो, आइडेंटिफाई क्वेश्चन दैट आर प्रोसेस टाइप रेदर देन कंटेंट टाइप। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है जो कंटेंट टाइप के बजाय प्रोसेस टाइप है। अब मैंने उस दिन आपको बताया था कि प्रोसेस टाइप किसको बोलेंगे और कंटेंट टाइप जो क्वेश्चन होगा वो हम किसको बोलेंगे। यहाँ पर डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट की मिसाल मैंने देकर बताई थी। जो कन्वर्जेंट होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा हमारे लिए एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, या उसको हम बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, यानी दो में से कोई एक ही हमें चुनना पड़ेगा। लेकिन जो डाइवर्जेंट होता है उसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, जितना चाहें मतलब जितने सफा में लिखकर उसका आंसर देना चाहे वो सारी चीजें हम वहां पर कर सकते हैं। तो इसमें से क्या वो क्या ऑप्शन पूछा, नंबर ए सर, कंटेंट। ए सर, ए सर, ऑप्शन नंबर ए। ACND बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। और वो जो मैंने आप लोगों को अलग अलग करके दिया था, एक कन्वर्जेंट, एक मतलब डाइवर्जेंट, उसको भी आप लोग अपने जहन में रखिए क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये प्रोसेस टाइप पूछा, प्रोसेस टाइप का मतलब क्या है, यानी जो एक हाई लेवल की चीज है। ठीक है, यानी जो प्रोसेस में चल रही है। तो कंटेंट देखिए यहाँ पर एक है हमारा कंसेप्ट बेस है, एक कंटेंट बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कन्वर्जेंट में जो हमारा होता है यन आता है, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कंटेंट, तो उससे यन यन को हम रिलेट करके हम यहाँ पर अपना जो एक तरीके से
हम अगर कंफ्यूज होंगे तो इसको हम खत्म कर सकते हैं, कन्वर्जेंट प्लस कंटेंट, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है, यानी आइडियाज बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं, थॉट बेस्ड ये क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हमें जब इसका आंसर देते हैं हम सोच समझ के देते हैं। देखिए डाइवर्जेंट हो गया, कंसेप्ट हो गया और हायर ऑर्डर क्वेश्चन हो गया, यानी इसको हाई लेवल का क्वेश्चन हम बोलेंगे, जिसके अंदर हम इज्जे वगैरह लिखते हैं, मजमून लिखते हैं, मकाला लिखते हैं, तो सोच समझ के हम लिखते हैं। और इसमें क्या होता है, कन्वर्जेंट में हमारे पास कंटेंट होता है या फिर उस कंटेंट के अंदर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कोई हकीकत कोई वाकया होता है, उसको ना हम घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, जो है वही रहेगा, बस उसी में से हमें कोई एक चूज करके ऑप्शन आंसर देना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, हम लिख सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं, हम जितने अच्छे तरीके से चाहें हमारे अंदर थॉट आएंगे, हम उस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोसेस टाइप भी बोलेंगे, डाइवर्जेंट उसको बोलते हैं, इसको कंसेप्ट टाइप भी बोलते हैं, इसको हायर ऑर्डर क्वेश्चन भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारे किसके आएंगे, कन्वर्जेंट के अंदर आएंगे, ठीक है। ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट ये दोनों चीजें क्लियर है ना आप लोगों को, बिल्कुल। जी सर, जी सर। जी सर। चलिए ठीक है जी, ये है क्वेश्चन नंबर है 125। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरएक्टिव एट अ वेरी हाई लेवल, ठीक है। यहाँ पर देखिए लफ्जों को मतलब चेंज किया गया, हमें मालूम है कि इंटरएक्टिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, ठीक है। इन विच ऑफ फॉलोइंग लेवल्स ऑफ टीचिंग, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन प्रोसेस एक्टिव एंड इंटरएक्टिव एट अ वेरी हाई लेवल, तो ये किस में होगा, रिफ्लेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी या ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। ऑप्शन ए सर, रिफ्लेक्टिव। जी बिल्कुल, देखिए हमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि यहाँ पर वेरी हाई लेवल दिया हुआ है, ठीक है, इस वजह से तो ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल। जी, अब ये बताइए, देखिए ब्लूम की टेक्सोनॉमी से ये क्वेश्चन आया हुआ है, इन द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव व्हिच विल बी कैटेगराइज्ड एज अ हायर मतलब हायर टाइप ऑफ लर्निंग आउटकम। तो ब्लूम का जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है, उस कॉग्निटिव डोमेन से ये पूछा गया है और उसका सबसे हायर स्टेट आपसे पूछा गया है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि पहला स्टेज कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड, फोर्थ, फाइव, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको ए में नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस ऑफ कंसेप्चुअल एलिमेंट, सी में क्या, एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल, डी में क्या, सिंथेसिस इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, ए में क्या, इवेल्युएशन इन्वॉल्विंग जजमेंट यूजिंग इंटरनल या एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन डी सर। बी, सी एंड डी, क्या बोला आपने ऑप्शन नहीं, नंबर? बी डी एंड ई, बी डी एंड ई, ऑप्शन डी, डी। जी जी लास्ट बिल्कुल। वाला सर। हाँ नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। तो ये सही, देखिए जब चीजें हम पढ़े रहते हैं तो उसको अप्लाई करने में हमारे लिए आसानी होती है, खुशी भी होती है कि देखो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे हम लोगों ने मतलब इस टाइप के बहुत क्वेश्चन किए हुएंगे, वन लाइन क्वेश्चन भी थे, मैच द कॉलम वाले भी क्वेश्चन थे, इस तरीके से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको याद होगा, देखिए उसका जो 1956 वाला एक डोमेन था उसमें से एक लफ्ज ले लिया गया है, ठीक है, और जो 2000 वाला था उसमें से एक लफ्ज ले लिया गया है, दोनों को यहाँ पर उन्होंने कंबाइन कर दिया, नॉलेज एंड कंप्रीहेंशन कर दिया है, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ कंसेप्चुअल एलिमेंट, तो ये हमारा आएगा, ठीक है, क्योंकि हमसे हायर ऑर्डर पूछा गया है ना। तो आप में से किसी को याद है 1956 वाला या फिर 2000 वाला, कोई बताएगा? जी जी जी, KCA2 लिखा था हमने, जी बिल्कुल। नॉलेज कंप्रहेंशन, फिर हाँ ये एप्लीकेशन नॉलेज एनालिसिस। के सी नॉलेज, ये हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन। फिर नॉलेज के बाद सर कंप्रहेंशन, उसके बाद एप्लीकेशन। फिर एनालिसिस हो जाएगा। जी जी, फिर सिंथेसिस, उसके बाद इवैल्यूएशन। ठीक है, ये हमारी इवैल्यूएशन। और ये 2000 वाले में जिसको हम लोगों ने RUC से याद किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा पहले रिमेम्बरिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, जी जी, फिर उसके चलिए। बाद हमारा आ जाएगा एप्लीकेशन या अप्लाइंग जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद आ जाएगा एनालिसिस, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आखिर में यहाँ पर आ जाएगा क्रिएटिंग, और उसके बाद यहाँ पर इवेल्युएशन, यही है ना यहाँ पर? जी सर पहले जी जी एवेल्युएशन सर। आएगा या क्रिएटिंग आएगा? नहीं, RUC, सी जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, इसी वजह से मैंने दोनों का मतलब सिर्फ लास्ट का, शुरू का पहले दो लिया था और लास्ट वाला एक लिया था, ताकि इवेल्युएशन एंड क्रिएटिंग जो होता है उसमें हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं, और ये जान लीजिए फ्री के क्वेश्चन मतलब एक तरीके से मार्क्स मिल जाते हैं इसमें, अगर हम इसको अच्छे से याद कर लेते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर है 127। सर एक मिनट, इस क्वेश्चन को नीचे करना, थोड़ा सा दिखाना ये वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन?
सर ठीक है, हो गया। वो चलिए स्क्रीनशॉट लेना था मैंने उसका। ठीक है। द डायनेमिक ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन कैन इफेक्टिवली मैनेज थ्रू, कह रहे हैं कि क्लासरूम इंटरेक्शन को अगर हम मुतहर्रिक बनाना चाहते हैं, ठीक है, डायनेमिक यानी हरकत वाला, और हरकत वाला क्यों बनेगा कि यानी हरकत वाला तभी बनेगा जब उस क्लासरूम के अंदर हर बच्चे मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी बोल रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, और वो भी जो हम हरकत वाला बनाना चाह रहे हैं ना, इफेक्टिवली बनाना चाह रहे हैं, तो वो किसके जरिए हमारा मैनेज होगा, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा शोर शराबा वाला नहीं बनाना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि इंटरप्रेटिंग प्रिस्क्रिप्ट मीनिंग, यानी समझे हुए मीनिंग को आप अच्छे से इंटरप्रेट करो, समझाओ, या फिर आप इस तरीके से बनाएंगे लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी यानी लैंग्वेज की कैद लगाकर बनाएंगे। रिपीटेटिव सिंबोलिज्म यानी बार बार सिंबल को इशारा, सिंबल इशारा या फिर कोई और चीज बार बार टीचर रिपीट करेगा, उससे हमारा क्लासरूम का जो डायनेमिक माहौल है बहुत ज्यादा वो इफेक्टिव बनेगा। वर्बोसिटी मतलब का मतलब लफ्फाजी करना, ठीक है, एक तरीके से लफ्फाजी जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं ना, तुल कलामी जिसको बोलते हैं, कि टीचर बहुत ज्यादा तुल कलामी कर रहा है, इधर उधर की डींग पटांग उटांग पटांग बातें मार रहा है, तो उससे हमारा क्लासरूम का जो माहौल है या बच्चे उसमें डायनेमिक होंगे कि नहीं होंगे। तो ये इस एतबार से आपको क्या लगेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए सर। ए। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये तीन लफ्ज जो बिल्कुल निगेटिव पे दलालत करते हैं, इससे मतलब क्लासरूम का माहौल क्या किसी भी चीज का माहौल अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या है कि टीचर अगर आपको समझाएगा, ठीक है, यानी समझे हुए मीनिंग को इंटरप्रेट करेगा आपके सामने ताकि आप समझे, और जाहिर सी बात है जब आप समझेंगे तभी आप हरकत करेंगे, तभी आप टीचर से उस क्वेश्चन के बारे में, उस जो टीचर आपको बताएगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप टीचर से सवाल करेंगे, ठीक है, तभी जो क्लासरूम का माहौल है वही डायनेमिक बनेगा, मुतहर्रिक हरकत वाला बनेगा, ठीक है। लैंग्वेज की टीचर अगर कैद लगा देगा फिर कोई बात ही नहीं है, और टीचर ही अगर वैसे ही बार बार उसी चीजों को रिपीट कर रहा, वही इशारा कर रहा, वही हाथ हिला रहा आपके सामने, वही जेस्चर दे रहा, तब भी आप नहीं हरकत करेंगे क्योंकि आपको चीजें समझ में ही नहीं आएगी। वर्बोसिटी तूल कलामी लफ्फाजी फेक फाक मचाएगा, ठीक है, तो ये तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनती है जी। ये क्वेश्चन नंबर है 128। Which of the following factor contributing to school learning are termed as a social competency? ठीक है, देखिए यहाँ पर सोशल कॉम्पिटेंसी है। अब इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से डील करेंगे, जो चीजें सोशल से हमारी रिलेट कर जाए। ये कह रहा है कि मतलब फॉलोइंग में से आपको उन फैक्टर को बताना है जो स्कूल लर्निंग करने में एक तरीके से जिससे स्कूल लर्निंग होती है उसको हम सोशल कॉम्पिटेंसी कहते हैं, ठीक है, यानी स्कूल लर्निंग का जिससे एक तरीके से कंट्रीब्यूशन हो, हिस्सा हो, और उसको जो दिया गया है वो सोशल कॉम्पिटेंसी के तौर पर पूछा गया है कि स्कूल लर्निंग का भी इससे कुछ फायदा होता है, तो वो किस वजह से हो जाएगा। सोशल पूछा हुआ, ठीक है, सोशल एक ऐसा लफ्ज है जो एक चीज पर, किसी एक स्पेसिफिक चीज पर दलालत नहीं करेगा, ठीक है, वो आवाम पर आएगा। तो आपको क्या लगेगा, मोटिवेशन होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, सोशल स्किल है, फैमिली सपोर्ट है, स्पेसिफिक एबिलिटीज ऑफ लर्नर? ऑप्शन नंबर ए सर। ACD। ACND जी, ये आप लोगों ने, क्योंकि देखिए ये मोटिवेशन है, ठीक है, मोटिवेशन हमारा सोशल में भी होता है, हर तरीके से होता है, और ऑप्शन को देखते हुए हम मोटिवेशन को यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। इंटेलिजेंस जो हमसे पूछा ये हो ही नहीं सकता किसी भी शक्ल में, क्योंकि इंटेलिजेंस जो होता है ना ये बंदे के अंदर की चीज हो गई, ठीक है, यानी इंटेलेक्चुअल बोलते हैं ना, उसका जो इंटेलेक्चुअल एक तरीके से माइंड है, या फिर उसका जो थॉट, ये सोचने समझने का जो प्रोसेस है, जो थिंकिंग है उसकी, ये एक अंदर की चीज हो गई, ये सोशल में नहीं आ सकती। सोशल स्किल ये तो अपने लफ्ज पर दलालत करेगी। फैमिली सपोर्ट जो है ये भी एक तरीके से बड़े वे में आता है, ठीक है, यानी सोशल वे में ये आता है, तो ये आ सकता है। फिर यहाँ पर लफ्ज ही दिया स्पेसिफिक एबिलिटीज ऑफ लर्नर की, तो ये सोशल में नहीं आ सकती, तो इस एतबार से इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जी। क्वेश्चन नंबर है 129। कह रहे हैं कि इन अ क्लासरूम एवरी टीचर हैज टू परफॉर्म द गेट कीपिंग फंक्शन। कह रहे हैं कि मतलब क्लासरूम के अंदर हर टीचर को गेट कीपिंग जो फंक्शन, गेट कीपिंग फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? गेट कीपिंग का मतलब क्या होता है कि यानी जिससे हमारे क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बरकरार रहे, बना रहे, टीचर के हाथ में मॉनिटर रहे, ठीक है। इस स्टेटमेंट 1 से वो ये कहना चाह रहे हैं। दूसरे से आपको ये कहना चाह रहे हैं कि एवरी टीचर इन एनी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड एक्ट एज द मॉरल कस्टोडियन ऑफ स्टूडेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड इट, ठीक है, यही पर लफ्ज दिया, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड इट। ये कह रहे हैं कि एनी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कोई भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होता है वहां पर हर टीचर की ये जिम्मेदारी होती है जो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर के तलबा होते हैं या फिर जो बाहर के तलबा होते हैं
उनकी एक तरीके से क्या की जाए, अखलाकी पहलुओं की हिफाजत की जाए, या अखलाकी पहलुओं की निगरानी की जाए, या अखलाकी पहलुओं का टीचर क्या होता है, मुहाफिज होता है। तो क्या ऐसा होता है कि टीचर अपने इंस्टीट्यूशन के साथ साथ और बाहर के तलबा की भी निगरानी करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, या उसको अच्छी समझ देते हैं? सर ऑप्शन सी आएगा ऑप्शन इसमें। नंबर सी सर। हाँ ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इनसाइड एंड आउटसाइड ये क्लियर तौर पे लिखा हुआ, तो इस एतबार से हमारा ये वाला गलत हो जाए। क्योंकि देखिए ऐसा होता नहीं, इसकी सबसे अच्छी मिसाल मदरसा है, ठीक है। मदरसे में क्या होता है कि हमारी हर एक तरीके से हमारी निगरानी रखी जाती है, हमें हर एक चीज पर फोकस किया जाता है, हर एक चीज के आदाब सिखाए जाते हैं। बाहर बाहर वालों को मदरसे में आने की इजाजत ही नहीं मिलती। यूनिवर्सिटी के जो टीचर होते हैं वो क्लासरूम के बच्चों को बताएंगे, अगरचे यूनिवर्सिटी में सारी चीजों की सहूलत होती है, एक तरीके से बहुत ज्यादा आसान, कोई कैद नहीं होती, लेकिन फिर भी जो टीचर होगा वो अपने ही बच्चों को बताएगा, बाहर के बच्चों को या दूसरे डिपार्टमेंट के जो बच्चे होते हैं उनको टीचर नहीं बताएगा। तो इस एतबार से जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और 2 जो है गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जी, तो वो यही है, अ टीचर शुड प्ले द रोल ऑफ अ गेट कीपर इन द क्लासरूम टू मेंटेन द क्लासरूम इन्वायरमेंट फॉर द बेटर लर्निंग, ठीक है, वो इसी को बोलते हैं यहाँ पर दीनी। क्वेश्चन नंबर 130, कह टीचिंग डिफर फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग इज सो फार एट इज प्रमोट। कह रहे हैं कि जो टीचिंग है वो डिफरेंट होती है ट्रेनिंग से एंड कंडीशनिंग से। क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि टीचर क्या प्रमोट करती है, टीचिंग आपके अंदर क्या चीज को प्रमोट करती है, किस चीज की महारत लाती है? डिसिप्लिन, ड्रिल, क्रिटिकल थिंकिंग, स्टडी एसोसिएशन, मास्टरी ऑफ फैक्ट। क्रिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग। थिंकिंग सर। ठीक है, देखिए हमने एक पढ़ा था ना कि क्रिटिकल थिंकिंग एक क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। तो टीचर जो होता है वो हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग लाता है, यानी ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि टीचर हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। ट्रेनिंग, देखिए यहाँ पर एक हो गया कंडीशनिंग हो गई, एक होगी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हम किस चीज की लेते हैं? हम स्किल की ट्रेनिंग लेते हैं, किसी एक स्पेसिफिक चीज की, जैसे गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग लेना, ठीक है, या टीचिंग करने की ट्रेनिंग लेना, ये सब एक अलग चीज है। लेकिन कंडीशनिंग में क्या होता है? हमारे बिहेवियर को ही मॉडिफाई कर, इसमें भी हमारी ट्रेनिंग होती है, लेकिन ये जो ट्रेनिंग यहाँ पर होती है ये दूसरे तरीके की ट्रेनिंग होती है। जैसे हमने कल पढ़ा था उसकी पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ा था, तो उसके अंदर कुत्ते को किस तरीके से उसने क्या किया था, उसके बिहेवियर को किस तरीके से मॉडिफाई कर दिया था कि घंटी बजा देता वो समझ जाता कि मेरा खाना आने वाला है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल बताएं, जैसे ये होता है ना कि जैसे मदरसे में क्या है कि जो बच्चे घर जाते हैं उनको जुमा के दिन मदरसे में आना जरूरी होता है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो शनिचर की सुबह में आते हैं या और लेट करके आते हैं, तो उनको मदरसे की जो इंतजामिया होती है वो एक तरीके से सख्ती करती, मारती भी है। तो उन बच्चों का बिल्कुल बना होता है कि जुमरात की छुट्टी होगी और शनिचर जुमा की शाम में वो मदरसे में फौरन आ जाते हैं, तो उनकी ये एक तरीके से ट्रेनिंग होगी, उनके बिहेवियर को मार मार कर मॉडिफाई कर दिया गया है कि वो शनिचर की सुबह में आएंगे ही नहीं, वो कब आएंगे? वो जुमा की शाम को ही वो मदरसे में कदम रखते हैं। तो ऐसे ही होती है ट्रेनिंग, यानी हमारा जो बिहेवियर होता है ना पर्टिकुलर, उस बिहेवियर को ही चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस एतबार से इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी, देखिए क्वेश्चन नंबर है 131, कह रहे हैं कि फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ कंसेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, इन यूनिवर्सिटीज। कह रहे हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कंसेप्ट को हम अगर यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कौन सी चीजें यहाँ पर बिल्कुल हेल्पफुल होंगी? कह रहे हैं कि सिस्टम थिंकिंग, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, रिगर्स एडमिशन प्रोसीजर, SWOC जिसको बोलेंगे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज एनालिसिस। ये में आपको कह रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे देखिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, जिससे हमारी यूनिवर्सिटीज का या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर जो बंदे काम करते हैं, जो एम्प्लॉय काम करते हैं, हर एक को मैनेज करके रखना। अगर उसके अंदर कोई वीकनेस है उसको सही करके रखना, ठीक है। जैसे कि दुकान, कोई आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, या आपकी कोई दुकान है, तो इसमें क्या है कि अगर हम अपनी एम्प्लॉयज को या उस दुकान के अंदर जो काम करने वाले तो हर एक को हम मैनेज करके रखते हैं। अगर वहां पर कोई कस्टमर जाता, आप उससे अच्छे तरीके से बात करेंगे, उसको सामान अच्छे तरीके से दिखाएंगे, उससे तू मैं नहीं करेंगे, तभी वो कस्टमर क्या होगा, आपसे सेटिस्फाई रहेगा, यानी राजी रहेगा, खुश रहेगा, तभी आपकी क्वालिटी क्या होगी, अच्छी मानी जाएगी। तो वही ये कह रहे हैं कि टोटल क्वालिटी यानी आपका जो पूरा का पूरा एक तरीके से मैनेजमेंट है पूरा क्वालिटी बेस रहे, यानी वहां हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट हो, एक सिस्टम में चले। तो इनमें से क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं आप लोगों की नजर में? सर ऑप्शन डी। क्या बोला आपने? ऑप्शन जी नंबर सर, डी, लास्ट ऑप्शन। ई। लास्ट ऑप्शन आप लोगों ने बोला? जी जी।
जी नहीं, देखिए आपने ये यहाँ पर ई को आप लोगों ने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर बोल दिया है ना, तो वो एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हो रही है। ये महारत या एक तरीके से ट्रेनिंग वे में ये चला जा रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग वे में या फिर ये टेक्निकल से रिलेट करने ये हो जाएगा इस तरीके से। ये कह रहा है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन आप करेंगे, वो तो नहीं है, वो कह रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये दिया है कि इसका जो एनटीए ने आंसर कंसीडर किया, उसको एनटीए ने माना है ए, बी एंड डी माना है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी रिलेट कर सकते थे। यहाँ पर जो दिया है ना रिगर्स एडमिशन प्रोसीजर, ये दिया है, इसका एक तरीके से ये निगेटिव माने में दलालत करता है। फिक्स एडमिशन प्रोसीजर, फिक्स एडमिशन प्रोसीजर का मतलब क्या है, कोई भी यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई कानून या रूल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी दुकान की ऐसी कोई चीज नहीं होती कि जहां पर आपको कैद लगाई जाए, यानी आपको एक ही बार जाना है। इस तरीके की चीज यहाँ पर आ सकती है सी वाले ऑप्शन में। तो इस एतबार से हम इसको एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। सी 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 यहाँ से इस एतबार से ये चला जाएगा और डी हमारा आ जाएगा। देखिए सिस्टम थिंकिंग का मतलब क्या है कि सारी चीज एक सिस्टमाइज वे में चले, ठीक है। पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि यानी उसके अंदर जो एम्प्लॉय, जो काम करने वाले, जो मैनेज करने वाले हैं, उनकी शिरकत होनी चाहिए, उनकी इन्वॉल्वमेंट वहां पर होनी चाहिए। यस, WOC स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंज एनालिसिस, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, ठीक है, कि यानी उसके अंदर क्या वीकनेस है, क्या मजबूती हमें लाना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। इसको हम यहाँ जानते हैं ये है क्या। कह रहे हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द बिलीव दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बिल्ड लॉन्ग टर्म सक्सेस बाय हैविंग ऑल इट्स मेंबर from low level workers to its highest ranking executive focus on improving quality and thus delivering customer satisfaction। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी यूनिवर्सिटीज है, उसका जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, अगर वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज है, ठीक है, यानी वहाँ के जो एम्प्लॉइज है, वहाँ के जो वर्कर है, वो सबसे अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी को भगा नहीं रहे, किसी को बुरी तरीके से बोल नहीं रहे हैं। आप कोई काम करने के लिए जाते हो, आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है, आप जिससे कुछ भी बोलते हो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, तब क्या होता है, आप राजी होते, आप एक तरीके से उनको फीडबैक भी देते हो, आपका काम हो गया। कुछ यूनिवर्सिटीज का सिस्टम इतना खराब होता है कि आप एडमिशन के लिए दौड़ते रह जाएंगे, चाहे PhD का कुछ भी हो, अगर आपका एडमिशन हो गया है तब भी फिर आपका जाती काम जल्दी नहीं होता है वहां पर, कि अगर आपको कुछ लेना है, आइडेंटिटी कार्ड बनवाना है, एग्जाम्पल के तौर पर आपकी JRF की स्कॉलरशिप, उसको एक्टिवेट कराना है, तो ये यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है बहुत ज्यादा दौड़ाते हैं, ठीक है, 3-4 महीना लग जाएगा आपको एक्टिवेट कराने में, इधर से उधर, उधर से उधर। तो आप क्या करेंगे, ऐसे सिस्टम को आप कभी अच्छा मानेंगे कि ये यूनिवर्सिटी का सिस्टम अच्छा है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल ऑर्गेनाइजेशन की होती है, इसकी सबसे अच्छी मिसाल आप दुकानदार के मतलब दुकानदारों को मतलब ले लीजिए, या फिर आप किसी होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, वहां जो वेटर होते हैं, अगर वो आपको अच्छी तरीके से बात ना करें, आपने जो मंगवाया वो आपको ला कर ना दे, और उसका जो मैनेजर होता वो आप पैसा पे करने के लिए तब आपको उल्टा सीधा बोल, कुछ इस तरीके से वहां पर करें, तो उस हरकत से आप बिल्कुल नाखुश रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, पूरा उसका जो मैनेजमेंट है पूरा क्वालिटी पर बेस हो, यानी एक बिल्कुल प्रोफेशनल वे में सारी चीजें हो, हर एक की बिल्कुल ट्रेन, मतलब एक तरीके से ट्रेन किया जाए कि यानी हमें क्या करना है, किस तरीके से अच्छे से हमें लोगों के सामने पेश आना, ताकि जो हमारा कस्टमर है वो हमसे राजी रहे, हमें फीडबैक देकर जाए, हमारी बुराई ना करे। कह रहे हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन यूनिवर्सिटीज फोकस ऑन प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस फॉर देयर फर्स्ट कस्टमर, ठीक है, ताकि वो आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, आप उनसे खुश रहिए। दैट आर स्टूडेंट, पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट एंड एम्प्लॉइज, चाहे वो कोई भी हो, उनके उनकी सर्विस में या फिर उनका जो मैनेजमेंट हो, कोई भी वहां पर जाए, चाहे स्टूडेंट जाए, स्टूडेंट के पेरेंट्स या कोई और भी दूसरा वर्कर जाए, तो हर एक का अदब व एहतराम करना चाहिए। बात यहाँ पर ये है, उसका काम अच्छे से हो, वो आपको फीडबैक देकर जाए, आपसे नाखुश होकर ना जाए, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ ना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, दिया है कस्टमर फोकस। अब देखिए यहाँ पर ये तस्वीर भी दी हुई है कि ये किस तरीके से, मतलब ये है, ये बंदा इससे किससे बात कर रहा है। लीडरशिप यहाँ पर यानी किस तरीके से ये लोग आपस में शेक कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। इम्प्लॉयमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए यहाँ पर अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद अप्रोच प्रोसेस दिया है, सिस्टम अप्रोच इन द मैनेजमेंट, आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है बिल्कुल एक अच्छे तरीके से होना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर दी। फिर दिया है कि फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें अच्छी होती हैं तो एक फैक्चुअल अप्रोच, आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है, क्या चीज सही है और क्या चीज क्या है बुरी है। समझ में आया। जी जी सर। सर। जी, ये क्वेश्चन नंबर है 132। ये कह रहे हैं कि यूज ऑफ सपोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग, ठीक है, कैन रिप्लेस टीचिंग।
एक्ट इफ यूज केयरफुल्ली, कह रहे हैं कि सपोर्ट मटेरियल का यूज करके, सपोर्ट मटेरियल मैंने पहले भी बताया कि वही सारी चीजें आएंगी, ये पढ़ने पढ़ाने में जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं हमारी यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। कह रहे हैं कि सपोर्ट मटेरियल का यूज करके ड्यूरिंग द टीचिंग के दौरान हम क्या कर सकते हैं, टीचर को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं अगर केयरफुल्ली उन चीजों को यूज किया जाए। स्टेटमेंट 2 में आपको ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन मेथड आर इफेक्टिव सप्लीमेंट फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है? ऑप्शन 4 सर। जी, क्योंकि देखिए ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही बताया आपने, पहला जो है कि हमारा इनकरेक्ट है, दूसरा हमारा जो है वो सही है। कह रहे हैं कि सपोर्ट मटेरियल का यूज करके हम कोई भी मटेरियल यूज करें, कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज करें, अगर चाहे क्लासरूम के अंदर रोबोट पढ़ाते हैं जो डेवलप कंट्रीज है वहां पर आप देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि हम टीचर को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये टीचिंग लिख गया है, ये टीचर होगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि टीचर को हम कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। टीचर हमारा एक मेन हथियार होता है, एक मेन आला होता है जो हमें टीच करके पढ़ाता है। हम कुछ भी कर लें, कोई भी अच्छी टीचर, अब यही है कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एज अ टीचर हम आपके सामने काम कर रहे हैं, तो आप अगर चाहे हमें आप रिप्लेस कर देंगे तो कभी भी वो टीचिंग अच्छी हो ही नहीं सकती। ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी कितना भी डेवलप हो जाए लेकिन उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, वो टीचर का किरदार वहां पर रहेगा। कितनी भी अच्छी शक्ल से, कितनी भी प्लानिंग करके आपको अच्छे से यूज करके पढ़ा दिया जाए, लेकिन टीचर को आप कभी भी वहां से हटा नहीं सकते, टीचर तो टीचर ही रहेगा। फिर उसके बाद स्टेटमेंट 2 में आपको यही बता रहे हैं कि ऑनलाइन मेथड आर इफेक्टिव सप्लीमेंट फॉर इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये वही है जो हम लोग ऑनलाइन के जरिए पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हमारा फायदा भी हो रहा है। अब आप देखेंगे कि मतलब ऑफलाइन कोचिंग बहुत कम होगी, चाहे नेट की हो, यूपीएससी की हो, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की कोचिंग हो, ऑनलाइन ही चलती है। और बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कोचिंग को करके अपने एग्जाम को क्रैक करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता, होता है आज के इस दौर में। ठीक है, तो इस एतबार से हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी, क्वेश्चन नंबर 133 कह रहे हैं टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। ये कह रहे हैं टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन सी फॉलोइंग कैटेगरी से ये बिलोंग करेगा? नॉन कन्वेंशनल, प्रोफेशनल, टेक्निकल या स्किल बेस्ड। देखिए इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, जैसे टीचर बनने के लिए, ठीक है, हम लोग जो कोर्सेज करते हैं जैसे बीएड है, और भी पता नहीं कौन कौन से इस तरीके से, बीएड मुझे मालूम है, और भी इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, कुछ डिप्लोमा के कोर्सेज होते हैं, उन सारे कोर्सेज को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? प्रोफेशनल सर। जी बिल्कुल। देखिए जैसे हमारा जो बीएड होता है, जैसे कि ये ना आप लोग प्रोफेशनल कोर्सेज की जो कैटेगरी होती है इसको आप लोग सर्च करके जरूर एक जगह नोट कर लें, क्योंकि इससे ना 1-2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि हमसे हायर एजुकेशन में पूछ लेते हैं। तो वही पूछ लिया कि जैसे हम लोग बीएड वगैरह जो करते हैं उनका पूरा मकसद या पूरा फंडा क्या होता है, हमें टीच करना है। ठीक है, हमें टीचिंग करना है, तो उसको प्रोफेशनल कैटेगरी में रखा जाता है। प्रोफेशनल बोलते हैं जिसके अंदर सारी चीजें एक सिस्टमेटिक वे में आती है और आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे काम करते हैं। जैसे बीएड हम करते हैं, हमारा जो स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है वो क्या होता है कि हमें कॉलेज वगैरह में हमें जॉब मिल जाए, हमें टीच करना है। ठीक है, हमें टीचिंग करना है। तो ये नॉन कन्वेंशनल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा क्या है, ये मॉडर्न मेथड है। ठीक है, जिसके अंदर ऑनलाइन ये डिस्टेंस वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। टेक्निकल तो टेक्निकल ही रहेगा, स्किल बेस्ड जो होता है टेक्निकल से पढ़ के जब हम अपनी महारत हासिल करते हैं, या इसके अलावा बहुत सारे एजुकेशन होते हैं, मेडिकल के जो एजुकेशन होते हैं उसको भी हम लेते हैं इसके अंदर। अच्छा देखिए, जो हमारे बीयूएमएस वगैरह होते हैं, जैसे बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, बीएएमएस है, इस तरीके से जो कुछ इस तरीके के कोर्सेज होते हैं वो भी प्रोफेशनल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो मुझे कुछ याद है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। बीयूएमएस जिसको यूनानी बोलते हैं, इसका भी ना एक बार 2021 में फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, मतलब बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन सर्जरी। ठीक है, एक बार आप लोग रीचेक कर लीजिएगा। एक हमारा होता है बीएएमएस होता है। ठीक है, बीएएमएस ये वो वाले होते हैं आयुर्वेदिक वाले जो होते हैं, ठीक है, जो पतंजलि वगैरह वाले होते हैं, ये होता है। एक हमारा होता है बीएचएमएस, ये हमारा होम्योपैथिक वाला होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एमबीबीएस वगैरह जो होते हैं वो भी प्रोफेशनल की कैटेगरी में ही आते हैं। और इसी तरीके से बीटेक, एमटेक, ये सारी चीजें जो होती हैं ये भी प्रोफेशनल की कैटेगरी में आती हैं। हमारे बीए के कुछ कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल में आते हैं, कुछ कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल के अंदर नहीं आते हैं। तो अगर आप लोग सर्च करेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो कुछ जैसे जो मोटे मोटे कोर्स है, जैसे लॉ का जो कोर्स है वो भी आपका प्रोफेशनल के अंदर आता है। ठीक है, लॉ का जो कोर्स है, और इसके अलावा बीएड वगैरह है, और भी 1-2 कोर्सेज होते हैं। इससे मतलब क्वेश्चन बनाते हैं तो ऑप्शन को ऐसे ही बीच में डाल देते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोग उसको जरूर नोट कर लीजिए सर्च करके।
तो देखिए ये टीचर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन, इसके लिए इंडिया में जो बॉडी बनाई गई है उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं क्योंकि इससे भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कहने की द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इट इज अ प्रीवियस स्टेटस सिंस 1973 वाज एन एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जब ये पहले बना था, इसका यानी 1973 में जब ये बना था, तो इसका जो स्टेटस था वो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी थी। एडवाइजरी बॉडी उसको बोलते हैं यानी जो जिसका कोई लॉ नहीं होता, जो पार्लियामेंट वगैरह से जो लॉ और प्रोसीजर को फॉलो करके नहीं बनती है, बस लोग उसको बना देते हैं, ठीक है। जैसे एडवाइजरी बॉडी ऐसा होता है ना, ये यूनिवर्सिटी के अंदर एडवाइजरी बॉडी बनती है। एग्जांपल के तौर पर जैसे हम ही लोग हैं, हम अपने अंदर एक एडवाइजरी बॉडी बना ली जो हमें मशवरा दे, सलाह दे, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ ये बना था, ये एक एडवाइजरी बॉडी था फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ऑल मैटर पर्टेनिंग टू द टीचर एजुकेशन। तो यानी 1973 में जब ये बना था, सिर्फ ये एक एडवाइजरी बॉडी थी और ये देखभाल कर रही थी सेंट्रल एजुकेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन को, जो टीचर एजुकेशन से रिलेट करते थे, ठीक है। ये सिर्फ अपना मशवरा देती थी, लेकिन ये कोई एक प्रोफेशनल बॉडी नहीं बनी थी, कोई लॉ और प्रोसीजर को फॉलो करके नहीं बनी थी। बस इसका नाम रख दिया गया था नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और ये एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पर ये काम कर रही थी। आपको ये फर्क रखना है, ये स्टेटरी बॉडी कब बनाया गया और ये एडवाइजरी बॉडी कब रहा, ठीक है। यानी 1973 में जब ये था, ये एक एडवाइजरी बॉडी था। बस आपको ये याद रखना है, जो एडवाइजरी बॉडी होती है वो लॉ और प्रोसीजर को फॉलो करके नहीं बनती है, ठीक है। कह रहे हैं कि द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपीई 1986 एंड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन देयर अंडर द इनवाइज अ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन विद स्टेटरी स्टेटस एंड नेसेसरी रिसोर्स एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ ओवरलिंग द सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन। तो कह रहे हैं कि जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 1986 वाली आई, लागू हुई, तो उसने क्या कर दिया था, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को स्टेटरी बॉडी का स्टेटस दे दिया था, यानी स्टेटरी बॉडी में तब्दील करने की इसने बात की थी। और ये भी आप लोग याद रखें कि जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, ठीक है, हायर एजुकेशन के अंदर आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है कोई भी बॉडीज या कोई भी कमेटी के अंदर, अगर इसका तस्करा वहां पर ये ऑप्शन में है, अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है कि ये इस कमेटी से रिलेट करता है तो ठीक है, तो आप लोग उसके थ्रू जाइए। और अगर आपको नहीं मालूम, आपको तुक्का मारना है, तो मैं कहता हूं कि 100% में से 99% जो चांसेस होते हैं वो इसी वाले ऑप्शन के होंगे, 1986 वाले, क्योंकि ये एक ऐसी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी जिसमें इंडिया के सारे एजुकेशन पर, ठीक है, इंडिया के हर एक चीजों पर फोकस किया गया था इसके अंदर, ठीक है, हर एक चीज। और सबसे कम्प्रिहेंसिव ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाली अब तक शुमार की जाती है। अभी 2020 के अंदर जो हमारी आई थी वो इसी को बेस बनाकर 2020 वाली आई है, ठीक है, लेकिन इसको सबसे कम्प्रिहेंसिव यानी सबसे अच्छी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन माना जाता है। वो मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता, आपको नहीं मालूम, आपको तुक्का ही मारना है, और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन या ऑप्शन में ये मौजूद है एनपीई 1986, तो आप इस पर लगाइएगा, क्या पता आपका ये आंसर सही हो जाए। फिर कह रहे हैं कि द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज अ स्टेटरी बॉडी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993। नंबर उसका है 73 ऑफ 1993। तो ये कह रहे हैं कि इसको स्टेटरी बॉडी कब बनाया गया। स्टेटरी बॉडी उसको बोलते हैं जिसका एक प्रोसीजर होता है, जो लॉ होता है, यानी जो पार्लियामेंट से बनती है, ठीक है, जिसको पार्लियामेंट से इसको डिक्लेयर किया गया। कब डिक्लेयर किया गया, 1973 में इसको बना दिया गया। उसका जो एक्ट नंबर है वो ये है, ये मतलब एक्ट नंबर तो नहीं पूछेंगे लेकिन ये पूछ सकते हैं कि 1973 में 1999 में ये बनी थी, लेकिन ये फोर्स में कब आई, यानी इसने काम करना कब से शुरू किया, जब ये स्टेटरी बॉडी बनी। फिर कह रहे हैं कि इनफोर्स ऑन द 1 जुलाई 1995। तो हमें इसकी 3 डेट याद रखनी है कि 1973 में जब ये थी काम कर रही थी तो एडवाइजरी बॉडी के तौर पर कर रही थी और दोनों के लिए कर रही थी, यानी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए कर रही थी, ठीक है। ये भी आपसे मैच द कॉलम में या फिर ऐसे मिलाने वाले क्वेश्चन में आपको दे सकते हैं कि इसको मतलब इसको स्टेटरी बॉडी बनाने की किस एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई थी। तो 1986 में इसको बात की गई और फिर इसको बनाया कब गया, 1993 में बनाया गया और ये फोर्स के अंदर आई, यानी इसने काम करना फिर से शुरू किया 1995 में। The main objective of the NCTE to achieve planned and coordination development of teacher education system throughout the country, the regulation and proper maintenance of norms and standard in the teacher education system of formatter connected therewith। तो ये वही कह रहे हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है, वो पूरा का पूरा टीचर के रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड जो एजुकेशन है, बीएड है, जो डिप्लोमा है और भी दीगर जो सारी चीजें हैं, ट्रेनिंग है, ये सारी चीजें जो है उसी को ये मेंटेन करने के लिए बनाई गई है,
ठीक है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, हेड क्वार्टर वगैरह से भी क्वेश्चन बनते हैं हायर एजुकेशन के अंदर, तो आप जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, थोड़ा ही पढ़ें तो क्या, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, एनसीटीई के इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं। ठीक है, और इसकी जो ऑफिस बनी, यानी जगह जगह इसका जो एक तरीके से ऑफिस बना दिया गया ना, जैसे मैनेज करने के लिए, मान लीजिए पूरा काम तो दिल्ली से तो नहीं हो सकता, तो इसके अलग अलग सेंटर बना दिए गए। तो और ये सेंटर बनना कब से शुरू हुआ था, 1996 में। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है। तो 4 ही इसके रीजनल ऑफिस हैं। एक है हमारा है जयपुर में है, दूसरा हमारा कहाँ बेंगलोर में है, तीसरा हमारा भुवनेश्वर में है, चौथा हमारा कहाँ पर भोपाल में है। और एक बात, यूजीसी के हमारे 6 रीजनल ऑफिस हैं। ठीक है, यूजीसी के, उसको भी आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक हमारा जो नैक है, जो जो एक हमारा नैक है, ठीक है, जो ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ अकेला, इसका कोई भी अभी भी हेडक्वार्टर नहीं है, और जो ये कहाँ पर है, ये हमारा बेंगलोर के अंदर ये बना है। ठीक है, अच्छा, यूजीसी अगर हमसे पूछ लिया जाए यूजीसी कौन सी बॉडी है, तो यूजीसी हमारी क्या है, एक स्टेटरी बॉडी, क्योंकि ये पार्लियामेंट एक एक्ट के थ्रू बनाई गई है। ठीक है, देखिए स्टेटरी बॉडी उसको बोलते हैं जिसका एक स्टेटस होता है, जिसका कोई एक्ट होता है, यानी अगर ये किसी पर हुक्म नाफिज करेगी तो इसका हुक्म माना जाएगा। जैसे यूनिवर्सिटी पे क्या है, यूजीसी का पूरा पूरा हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट या ये सारी यूनिवर्सिटीज जो सारी की सारी यूजीसी के अंदर आती हैं, और हम लोग यूजीसी की ही गाइडलाइन के मुताबिक पीएचडी करते हैं, बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो यानी इसका खुद का जो स्टेटरी बॉडी होती है, ये पार्लियामेंट के जरिए बनाई जाती है, इसका एक एक्ट होता है जिसको हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, इसका खुद का एक स्टेटस होता है, ये सबको हुक्म दे सकते हैं। लेकिन एडवाइजरी बॉडी जो होती है, बस सिर्फ ये बना दी जाती है मशवरा लेने के लिए, लेकिन इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती। और जो हमारी नैक है, ये ऑटोनमस बॉडी है। ऑटोनमस बॉडी किसके अंदर होती है, ये स्टेटरी बॉडी के अंदर काम करती है। ठीक है, लिहाजा अगर नैक या यूजीसी से कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, क्योंकि नैक जो है ये हमारे यूजीसी के अंदर काम करता है। ऑटोनमस ये वो बॉडी होती है जो किसी बॉडी के अंदर काम करती है, तो नैक हमारी जो है वो यूजीसी यानी स्टेटरी बॉडी के अंदर काम करती है। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये कह रहे हैं कि ये बॉडी विच इज क्रिएट अंडर द लॉ इज द स्टेटरी बॉडी, फॉर एग्जांपल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या एनएचआरसी या यूजीसी एआईसीटीई। देखिए एनसीटीई एआईसीटी जो टेक्निकल एजुकेशन पे काम करती है, ये भी हमारी क्या है, एक स्टेटरी बॉडी है। यूजीसी हमारी है जो ये टेक्निकल को छोड़कर ये सारे एजुकेशन पे काम करती है। ठीक है, इज अ स्टेटरी बॉडी जो क्रिएट की गई है अंडर द लॉ। Advisory body could be anything which is created by the government or private institution for advisory matter like the government, constituting a panel for, let's say, analyzing the status of the crime against women, etc. So that would be the advisory body. तो advisory body वही कह रहे हैं कि जैसे अगर वुमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं, जो सारी चीजें हो रही है, उसको देखभाल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक कमेटी तैयार कर देते हैं, हम जहां जहां कमेटी बना देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगी, हमारे लिए देखभाल करने की वो एक एडवाइजरी बॉडी होगी, वो देखकर आपको मशवरा दे देंगे। लेकिन जो हमारी स्टेटरी बॉडी होगी, वो लॉ को फॉलो करके, लॉ और प्रोसीजर को फॉलो करके ही ये बॉडी हमारी बनाई जाती है। अच्छा, आप में से ये सारी चीजें अगर सबको क्लियर है, अगर आप लोग कहें तो मैं इस पे एक क्लास मतलब लूं, और ये सारी चीजें जो बॉडीज है, जैसे ऑटोनमस बॉडी है, स्टेटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, एक हमारी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारी होती है, इलेक्शन कमीशन वाली जो बॉडी होती है, उस पर एक क्लास हो जाए, और ये इस पर आपको अलग अलग ये सारी चीजें बता भी जाए कि कौन बॉडी किसके अंदर आएगी। आप लोग क्या कहते हैं? जी जी सर, जी सर, बेहतर जी रहेगा। बिल्कुल। चलिए फिर ठीक है, तो इसको आप लोग अपने जहन में रखिए, इंशाल्लाह इस पर एक क्लास आएगी, ये हम कल हम लोग टीचिंग को खत्म कर लेंगे। तो इसमें ये सारी चीजें, मोटी मोटी चीजें यूजीसी के ताल्लुक से कुछ जान लेंगे, एआईसीटीई के ताल्लुक से, एनसीटी, ये हमारी टीचिंग से रिलेट करता है, बट वो सॉरी, ये हमारा हायर एजुकेशन से रिलेट करता है, लेकिन हमें कुछ भी पढ़ेंगे सिलेबस तो हमारा वही है, हमारा क्वेश्चन मिला जुला कर वहीं से आएगा, चाहे हमें इसमें से 5 नंबर मिले, चाहे हमें उसमें से मिले, मिलना चाहिए, बस ये अहम। ठीक है, सर वो जो अभी क्वेश्चन किया था हमने इससे पहले, एक बार उससे रिपीट कर दीजिए, बिकॉज मैं नेट मेरे यहाँ बहुत दिक्कत कर रहा है, बीच में आवाज ब्रेक हो गई थी बिल्कुल आपकी। ये वही पूछा गया कि जो टीचर का एजुकेशन होता है वो किस बॉडी से रिलेट करता है, यानी किस कैटेगरी में आएगा, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बना सर? जी जी, प्रोफेशनल, और मैंने ये लिख दिया था कि प्रोफेशनल के अंदर जैसे ये कोर्सेज आते हैं प्रोफेशनल, जैसे हम लोग जो बैचलर करते हैं, ठीक है,
हमारा जो बीए होगा वो प्रोफेशनल में नहीं आएगा। जैसे हाँ। बीए में जो पेंटिंग वगैरह के कोर्सेज होते हैं ना, आर्ट वगैरह के, इसके अलावा जी मतलब बीए के कुछ कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल में आते हैं, कुछ कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल में नहीं आते। तो यूजीसी का मतलब सॉरी एनटीए का एक दो क्वेश्चन मैंने देखा है जो कोर्स से रिलेटेड पूछा गया है कि कौन से कोर्स हैं जो प्रोफेशनल में आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये सारे मेडिकल का लिखा हुआ, बीओएमएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, ये सारे जो कोर्सेज है ना ये हमारे प्रोफेशनल के अंदर आते हैं। बीएड है ये प्रोफेशनल के अंदर आता है, लॉ है ये भी प्रोफेशनल के अंदर, बीटेक वगैरह है ये भी प्रोफेशनल के अंदर आते हैं। सर, ये टेक्निकल और स्किल बेस्ड कौन से होते हैं? टेक्निकल हमारे ये वाले टेक्निकल जो होते हैं ना, जैसे देखिए बीटेक जो है ये भी हमारे टेक्निकल में IITs। आएंगे, आईआईटी वगैरह जो आईआईटी। होते हैं जी। जो मतलब क्या, ये टेक्निकल तो बहुत बड़ी फील्ड हो जाती है, इसमें क्या मतलब बताया जाए। जो हैकिंग वगैरह वाले होते हैं, कंप्यूटर की इंजीनियरिंग होती है, हर एक तरीके की इंजीनियरिंग होती है, आईआईटी वगैरह वाले इसके अंदर आएंगे। स्किल बेस्ड वो होता है, स्किल बेस्ड इसके अंदर हम वो भी ले सकते हैं, पेंटिंग वगैरह, ये एक महारत भाई, एक स्किल है। जो रस्म निगारी करते हैं, तस्वीर कशी करते हैं, ये सारी चीजें, सिलाई वगैरह की सर वो। वोकेशनल भी इसी में आएगा क्या? जी वोकेशनल जो कोर्स होते हैं उसको भी स्किल बेस्ड कोर्स बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा वो। अगर कुछ कैटेगरी में पूछा जाए तो हो सकता है पूछ लें, आप ले सकते हैं इसमें, क्योंकि ये ऑप्शन के जरिए सिर्फ वैसे ही सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पर। जो देखिए हमारे जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं ना, वो भी एक वैसे कोर्सेज होते हैं। वोकेशनल के बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ये भी तो एक दिक्कत है। वोकेशनल में कुछ टेक्निकल में कुछ वोकेशनल कोर्सेज आते हैं जो जॉब के लिए डिप्लोमा इस तरह, मतलब वोकेशनल के जो कोर्सेज होते हैं ना अक्सर देखेंगे डिप्लोमा बेस्ड कोर्सेज होते हैं। वो जो जैसे हम लोगों ने नहीं पढ़ा था कम्युनिटी कॉलेज वाला, लेकिन वो रूरल एरियाज के लिए होते हैं। और जो वोकेशनल होते हैं वो डिप्लोमा बेस के होते हैं, कुछ डिग्री वाले भी होते हैं पूरे। तो बहुत सारे हैं कि वोकेशनल में उसको हम कैटेगरी मतलब नहीं कर सकते कहीं खास एक जगह पर। नॉन प्रोफेशनल भी खुद वोकेशन में आएगा फिर? वोकेशनल कौन कौन? नॉन प्रोफेशनल जो भी हम भी करते हैं वो भी वोकेशनल फिर बाद में होता है ना? आपने क्या बोला, नॉन प्रोविजनल? प्रोफेशनल। हाँ हाँ, तो हमारा जो होगा वो नॉन प्रोफेशनल में आएगा। चलिए ठीक है, ये टीचिंग हो जाए तो इंशाल्लाह 2 दिन इस पे क्लास होगी, ये बॉडीज वगैरह पर हो जाएगी क्लास, और टीचिंग के कुछ थ्योरी वगैरह है जो मेन है, जिसके आने के चांसेस हैं, जो रिपीट होते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, ताकि हम जो भी यूनिट पढ़ें तो ओवरऑल हमें ये लगे कि हमारा मतलब कुछ ना कुछ हमने पढ़ रखा है टीचिंग के अंदर। तो इससे आप लोगों को फायदा लग रहा है ना, समझ में चीजें आ रही होंगी। जी सर। जी सर। चलिए फिर ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।